ये तो हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने डिस्कस किया था। आई होप सो आप सबको ये क्लियर हो गया कि हम एक टेंथ टर्म कैसे फाइंड करते हैं। हमें अगर फर्स्ट टर्म दी हो और हमें कॉमन रेशियो दिया हो तो हम इजीली कोई सी भी जो है वो टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेंथ टर्म का हमारे पास फॉर्मूला है A1 R⁻⁹ तो A1 हमने लगा दिया, R लगा दिया, तो हमारे पास आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी इफ फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन रेशियो इज 3। ठीक है, अब देखें, अब आप लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। अब आपको फर्स्ट टर्म हमें दिया गिवन है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है -2, कॉमन रेशियो R3 है, हमने फाइंड करनी है ए फिफ्थ टर्म। ए फिफ्थ टर्म का हमें भाई जी फार्मूला पता है A1 R4। ये हमें फार्मूला पता है। A1 जो है वो हमने A1 की जगह हमने -2 पुट कर दिया है, R की जगह 3 पुट कर दिया, उसकी रेज़ टू द पावर आ गई 4। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए -162 हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है ये तो। अभी तक तो बड़ा सिंपल है, उसके बाद अभी कुछ टफ क्वेश्चन आएंगे। मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज के तो सारे इजी क्वेश्चन दिए हैं, कुछ इतने मुश्किल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सेवंथ टर्म ऑफ जीपी। अब हमारे पास जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसकी हमने सेवंथ टर्म फाइंड करनी है। अब सेवंथ टर्म फाइंड करनी है, आपने साथ ही है ना वो लिख लेना है कि आपको चाहिए ए सेवंथ टर्म, तो उसका फार्मूला मेरे पास होगा A1 R⁻⁶। ठीक है, ये भी देख लेना कि सीक्वेंस कौन सा है, एपी है कि जीपी है। एपी का जो है वो तो आपका फार्मूला क्लियर होगा, तो जीपी की बात करें तो ये लाजमी देखना कि किसकी टर्म फाइंड करनी है, उसके मुताबिक फार्मूला लिखना है। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, ये देखें जी, ये हमारी फर्स्ट टर्म बनी, सीक्वेंस उन्होंने दे दिया है। आर आप लोग फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, बताएं जरा कि A1 हमारे पास है 1/6। ये देखें आर वैसे लिखा हुआ है लेकिन हमारे पास आर आया कैसे, R = 2। आर हमारे पास ये देखें 1/3 ने डिवाइड किया है 1/6। ठीक है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 हुआ, तो ये देखिए जी आर की वैल्यू आ गई 2, तो हमें पता चल गया आर। आर हमारे पास क्या होता है, रेशियो होती है ना दो कंसेक्टिव टर्म्स की। इसी तरह अगर आप 2/3 में से डिवाइड कर लें, 2/3 है, इसको डिवाइड कर दे 1/3 पे, 2/3 इसको 1/3 पे आप करें जरा डिवाइड, देखें तब भी हमारे पास सेम ही आंसर आता है। ठीक है, तो आंसर आ गया आर हमारे पास 2 आ गया। A1 हमें पता चल गया है 1/6 है, आर भी हमें पता चल गया 2 है। बस हमने अब क्या करना है, फॉर्मूला में पुट ही करना है। अब तो हमारे पास हमारा काम आसान हो गया। ठीक है जी, अब उसके बाद ये देखें जी, हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं, सिंप्लीफाई किया है, तो आंसर आ गया। यहाँ तक तो बहुत इजी था, कुछ मुश्किल नहीं था। अब हम जाएंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा है ट्रिकी क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन में है, इसमें हमारे पास गिवन है फाइंड, हमने करना है an इफ ए फोर्थ टर्म हमें गिवन है और ए सेवंथ टर्म हमें गिवन है। हमने an फाइंड करना है। an फाइंड करने का क्या मतलब है, मुझे कोई बताए आप लोगों में से। हाँ जी बताएं। ये nth टर्म फाइंड करनी है, यानी nth टर्म या जनरल टर्म फाइंड करनी है, तो उसका क्या मतलब है, क्या फॉर्मूला है, आपको आता है जनरल टर्म का फॉर्मूला। जी मैम, ओरिजिनल फार्मूले में हम दूसरी वैल्यूज पुट करके वो निकाल लेंगे। हाँ जी, तो ए एन जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, A1 R⁻⁴ N-1। ठीक है, अब हमें हमें चाहिए A1 और R, हमें सिर्फ A1 और R की वैल्यू चाहिए ताकि हम nth टर्म फाइंड कर सके। अब वो A1 और R हम हमारे पास जो गिवन डाटा है इसमें से निकाल लेंगे। ये उन्होंने हमें ए फोर्थ टर्म यानी फोर्थ टर्म दे दिया और सेवंथ टर्म दे दिया है जीपी। उसमें से हमने क्या करना है, हमने nth टर्म फाइंड करनी है। हमें A1 चाहिए और हमें चाहिए जी R कि A1 क्या है जी और R क्या है। अब हम हमें A4 का फॉर्मूला पता है और A7 का, हम इनके फॉर्मूलाज को यूज करते हुए A1 और R की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखते हैं जी ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है हमने। अब ये देखिए, ये हमारे पास है जी ए फोर्थ टर्म गिवन। ए फोर्थ टर्म गिवन है तो ए फोर्थ टर्म को हमने क्या किया, उसका फार्मूला लिख लिया A1 R³ और यहाँ पे जो वैल्यू गिवन थी वो हमने इसके इक्वल लिख ली कि A4 इसके इक्वल था, तो A1 का फार्मूला लगा के हमने लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ से हमारे पास A1 की वैल्यू भी गिवन है, क्योंकि आप क्वेश्चन में देखें ना, क्वेश्चन में आपको नहीं, मेरे से A1 की वैल्यू आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ से हमने इसको इक्वेशन 1 कह दिया। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है।
और दूसरी जो इक्वेशन है वो हमारे पास दूसरी थी A7 की हमारे पास ये वैल्यू गिवन थी। A7 का हमें फॉर्मूला पता है A1R6, ठीक है, इसको हमने कह लिया, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 2। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1 और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। अब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करते हुए A1 और R फाइंड करना है, ठीक है। अब ये देखिए हमने क्या किया जी, डिवाइड कर दिया है 1 फ्रॉम 2। डिवाइडिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट। अब ये देखिए इक्वेशन 1 जो थी उससे जो है वो हमने क्या किया जी, 1 और 2 को डिवाइड कर दिया जी, 2 को डिवाइड कर दिया 1 से, ठीक है। A1R6 ऊपर आ गया, A1R3 नीचे आ गया, यानी इक्वलिटी की इस तरफ वाली चीज इस वाली चीज से डिवाइड होगी, राइट साइड वाली चीज राइट साइड वाली से डिवाइड होगी, लेफ्ट साइड वाली चीज लेफ्ट साइड से डिवाइड होगी। इसको डिवाइड हुआ A1 वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। R की पावर 3 थी, R की पावर 3 के 6 के कट गई तो R की पावर 3 आ गया। इसको भी हमने जरा सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये चीज बन रही है, ये देखें यहाँ पे -64 729 था, यहाँ पे आ गया 27/8। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन था वो इन्वर्ट हो जाता है ना ऊपर जाके। तो यहाँ पे R3, अब हमने R3 की वैल्यू निकालनी है, असल में हमें तो R की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमें ये क्यूब को खत्म करना है। तो दोनों तरफ मैं R की पावर 1/3 ले लेती हूँ। यहाँ से देखें, यहाँ पे है हमारे पास R की पावर 3 है ना, इज इक्वल टू -8 और -27, ठीक है। यानी मैं इसको R की पावर 3 है, इसको अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ +8/27 इक्वल टू 0 बना, ठीक है। माइनस हो रहा था ना, यहाँ पे मैं उस तरफ जाके प्लस हो गया। अब ये मुझे पता है R की 3 होता है और ये मुझे पता है 2/3 की 3 होता है, ठीक है। ये एरो जो है ना ये रिमूव करें, शबाब आपने ये जो एरो बनाया है ना इसको रिमूव करो। अब ये है R3 प्लस हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन में जो है, अब हम इसका फार्मूला खोल लेते हैं। आपको पता है फार्मूला A की 3 प्लस B की 3 का, ये हम लोग जो है ना ये फार्मूला खोल, ठीक है। तो हमारे पास बन गया R प्लस A की 3 प्लस B की 3 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस B, और क्या होता है A स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस आ गया हमारे पास B स्क्वायर आ गया 4/9 और आ जाता है माइनस, आई थिंक -AB होता है साथ, हमारे पास 2/3 R होता है, ठीक है। यानी ये हमारे पास बन गया। और यहाँ से हमारे पास ना ये जो फ्रैक्शन है ना, मैं इधर इसको सोल्व करती हूँ जरा, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए R की 3 था प्लस 2/3 की 3 इक्वल टू था G, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया R प्लस 2/3 और यहाँ से हमारे पास आया R स्क्वायर प्लस 4/9 और -2/3 R आ जाता है, ठीक है, और इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को भी हम इक्वल टू 0 रख लेंगे, R प्लस 2/3 इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को भी हम लोग इक्वल टू 0 लिखेंगे। लेकिन हम इस इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से ना हमारे पास इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। इसको सोल्व अगर आप करके देख लीजिएगा, इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी, हम लोग वो नहीं लेंगे, हम लोग सिर्फ ये वाला जो है ना एक फैक्टर लेंगे और यहाँ से हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी -2/3, ठीक है। R की वैल्यू हमारे पास -2/3 आ गई है। और उसके बाद A1 हमने फाइंड करना है, R की वैल्यू फाइंड कर ली, A1 आप किसी भी इक्वेशन, अब ये देखें जी, ये हमारे पास R की वैल्यू -2/3 आ गई है और आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, इसमें वर्ड पुट कर लें, इसमें पुट कर लें, आपको A1 की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब ये देखिए जी, हमने R की वैल्यू पुट कर ली इक्वेशन 1 में, हमने इसमें पुट कर ली इक्वेशन 1 में R की वैल्यू -2/3। ये देखिए क्या आंसर आता है हमारे पास। A1 हमारे पास, हमने इसको सोल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो देखें A1 का जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास A1 का आंसर आ गया इक्वल टू -1। A1 इज इक्वल टू -1। लेकिन हमने क्या फाइंड करना था, A1 आ गया और R फाइंड करना है, हमारा टारगेट ही था, हमने फाइंड करना था nth टर्म। nth टर्म के लिए हमें A1 और nth टर्म के लिए तो हमें चाहिए था ना कि nth टर्म का फार्मूला था A1 और R रेज़ टू द पावर n-1। nth टर्म फाइंड करने के लिए ही हमें A1 चाहिए था और R चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए जो है हमने A1 फाइंड किया था और R फाइंड किया था, हमने दोनों चीजें फाइंड कर ली। अब इस फार्मूले में पुट कर लें तो जी आपका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं जी हमारा क्या आंसर आया है। A1 की जगह -1 पुट किया, R की जगह -2/3 पुट किया, रेज़ टू द पावर n-1 है। अब उसके बाद
यहाँ पे ये देखें, ये पता है आपको, ये स्टेप, ये -1 इस पर n कहाँ से आ गया? आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये यहाँ पे हमारे पास कैसे आ गया, क्योंकि अब आप लोग यहाँ से देखें, इसको इन्होंने मजीद सिंप्लीफाई किया है। देखिए ये -1 है और ये है जी -2/3 रेज़ टू द पावर n-1। ठीक है, अब -2/3 में से अगर मैं -1 को, ये -1 एज इट इज लिख दिया, अब -2/3 में से जो माइनस था ना मेरे पास ये वाला, इसको मैं बाहर ले आई हूँ, इसकी पावर भी मेरे पास n-1 आएगी, और यहाँ पे 2/3 है उसकी पावर भी n-1 आएगी। ठीक है, अब ये भी -1 है, ये भी -1 है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। अब इन दो की जो पावर्स है वो हमारे पास आ जाएगी 1 + n-1, और ये 2/3 जो है ये एज इट इज आ गया हमारे पास, n आ गया 2/3 की n-1। ठीक है, अब ये देखिए 1 + n-1, ये -1 तो कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, -1 रेज़ टू द पावर n, और साथ वही 2, ये चीज एज इट इज ही आ जाएगी 2/3, इसलिए हमारे पास ये चीज ऐसे लिखी हुई है, -1 रेज़ टू द पावर n और 2/3 रेज़ टू द पावर n-1। उन्होंने इस -1 जो नेगेटिव है इसको बाहर निकाल कर इसके साथ सोल्व कर लिया, और हमारे पास ये चीज बन गया। तो ये हमारे पास nth टर्म आ गया। अगर आप लोग यहाँ तक भी आंसर लिख दो तब भी कोई मसला नहीं है, यहाँ तक भी ठीक है। ठीक है, अच्छा अब आपको जो है ना ये चीज समझ आ गई है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, लेकिन हमने अभी जीएम भी डिस्कस करना है, ज्योमेट्रिक मीन भी हमने डिस्कस करना है। तो अब हम ज्योमेट्रिक मीन की तरफ चलते हैं और उसको देखते हैं, ना उसको हम लोग देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। अगर आपको अरिथमेटिक मीन की समझ आ गई है तो ज्योमेट्रिक मीन में भी कोई मसला नहीं है, सारा प्रोसीजर वही है, बस हमारे पास कुछ नोटेशन चेंज हुई हैं और कुछ टर्म्स चेंज हुई हैं। काम हमारा वो जो है ना एज इट इज ही हो रहा है, जहाँ हमने जैसे हमने मैथिक प्रोग्रेशन में किया था।